दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज तूफान की बात की। आर्थिक तूफान की बात नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में जाकर अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में की। तूफान आने की बात मोदी के दोस्त को के द्वारा यानी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उस तूफान को लाए जाने की बात और गले मिलने मोदी के अब नहीं जा रहे हैं, ये सारी बातें राहुल गांधी ने की। लेकिन राहुल गांधी के बयान के पहले तूफान तो आ चुका है और तूफान इस रूप में सामने आया है जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार के पास अब बचने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और मत भूलिए कि जिस झींगा के शौकीन अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, वो झींगा नरेंद्र मोदी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार को झींगा का स्वाद पूरी सरकार के लिए यदि कहें तो ये स्वाद बड़ा ही कड़वा साबित होने जा रहा है और इस रूप में कड़वा साबित होने जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात तो अमेरिका में की। जिस प्रकार से भारत में नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सहयोगी दल सत्ता के खिलाफ जाने की परिस्थितियों में खुद को पा रहे हैं और उनके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आखिर जिस तूफान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं उस तूफान की शुरुआत एक चिट्ठी के माध्यम से चंद्रबाबू नायडू ने कर दी है। अब चाहे नीतीश कुमार के साथ अलायंस को लेकर बीजेपी जितना झुके, जितना फ्लेक्सिबल बने, वो तमाम झुकना और फ्लेक्सिबल होना उन तमाम परिस्थितियों को अब किनारे नहीं कर सकता क्योंकि दक्षिण के राज्यों की राजनीति अलग होती है। दक्षिण के राज्य आर्थिक जरूरतों के सहारे, सामाजिक परिस्थितियों के सहारे और आम आदमी की इनकम के सहारे सियासत के चाल चरित्र और चेहरे को तय करने में दिल्ली के साथ अपने समीकरणों को तय करते रहे हैं, ना कि 5 किलो राशन के सहारे, ना कि किसी विशेष पैकेज के आश्वासन के सहारे। आश्वासन वहां नहीं चलता। चंद्रबाबू नायडू ने यूनाइटेड फ्रंट से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए तक और नरेंद्र मोदी तक इन आश्वासनों के बिना पर कभी राजनीति नहीं की। और कैसे चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी के मायने हैं जो पीयूष गोयल और भारत सरकार को लिखी गई है, जरा उसे समझने की कोशिश करें तो राहुल गांधी ने जिस तूफान की, टैरिफ तूफान की बात की थी, वो नरेंद्र मोदी सरकार को ले तो नहीं बीतेगा। ये हालात कैसे पैदा कर रहा है, आइए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात कि 9.5% मुस्लिम आबादी आंध्र प्रदेश में है। अधिकांश लोग चंद्रबाबू नायडू को पसंद करते हैं और वक्त संशोधन बिल पर चंद्रबाबू नायडू ने सरकार का साथ देकर एक रिस्क पहले ही उठा लिया, तो 9.5% वोटों का रिस्क तो उठा चुके हैं। अब इसके आगे देखें, तेलंगाना बंटने के बाद जो बचा हुआ आंध्र प्रदेश है, उस बचे हुए आंध्र प्रदेश में सी फूड और फिशरीज और फिश की प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा बाजार है। राज्य के तकरीबन 20% लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और भारत के कुल मछली और झींगा यानी सी फूड या एक्वेटिक फूड के निर्यात के मामले में देखें तो तकरीबन 35 से 40% हिस्सा आंध्र प्रदेश का होता है। और अमेरिका की बात करें, पूरी दुनिया को भारत के निर्यात की बात करें तो 2023-24 के आंकड़ों को देखें, उस वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखें जो अंतिम रूप से हमारे पास उपलब्ध है, तो लगभग $7.5 बिलियन के भारत के सी फूड और एक्वेटिक फूड के निर्यात के मामले में अगर देखा जाए तो 1/3 यानी $2.5 बिलियन से ज्यादा आंध्र प्रदेश के लोगों को पैसा मिला, आंध्र प्रदेश को पैसा मिला और वो पैसा सीधे सीधे आंध्र प्रदेश के छोटे मछुआरों, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में लगे हुए लोगों को मिला। आज क्या स्थिति है? भारत के कंपटीटर इक्वाडोर के ऊपर केवल 10% टैरिफ अमेरिका ने लगाया और 27% इंपोर्ट ड्यूटी भारत के सी फूड पर लगा दी गई है, एक्वेटिक फूड पर लगा दी गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या है। पिछले एक साल में जितने सी फूड का निर्यात विदेशों को हुआ है उसमें तकरीबन आधे आंध्र प्रदेश के हैं और उन आधे की बात यदि करें तो 76% उसमें झींगा है और 24% बाकी मछलियां हैं। तो आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था जिस रूप में डगमगा रही है, जैसे ही टैरिफ का ऐलान हुआ है वैसे ही सी फूड के निर्यात पर जितना बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हुआ है, पोर्ट के किनारे, बंदरगाहों के किनारे और मार्केट में जिस प्रकार से दाम गिरा है, खुदरा व्यवसाय की बात करें
तो 60 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक तत्काल पिछले 2 दिनों में कीमत गिर गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुस्सा चंद्रबाबू नायडू पर कितना ज्यादा राज्य के लोगों का है। और ये चिट्ठी कोई मामूली चिट्ठी नहीं है जो चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली की सत्ता के हुक्मरानों को लिखी है। उसके आगे की परिस्थितियां भी देखिए। इक्वाडोर कंपटीटर है, इक्वाडोर पर 10%, यहां 27% की बात हो रही है, लेकिन ये 27% ही नहीं है दोस्तों। इसके साथ साथ 5.77% की काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी 1.38% की, यानी कुल जमा 7.25% का टैक्स और है जो भारत के कंपटीटर देशों को नहीं है। अब 10% टैरिफ जहां है उससे कोई खरीदेगा अमेरिका का व्यवसायी, या जहां 34.25% होता है कुल जमा टैरिफ और टैक्स मिलाकर, उससे खरीदेगा। तो ये एक अलग सवाल है जिसका सीधा नुकसान आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के वोटर्स को हो रहा है। और याद रखिए, कोई भी राजनेता अपने वोटों की कीमत पर किसी की सरकार का समर्थन देने के लिए उस सौदेबाजी की हद तक नहीं जाता। वोटर्स की कीमत पर, कोर वोटर्स और वोट की कीमत पर कभी कोई सौदा नहीं होता। और चंद्रबाबू नायडू इस तरह के सौदे के माहिर खिलाड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि भारत पर टैरिफ क्यों लगाया गया, और इस टैरिफ के पीछे नरेंद्र मोदी ने जो अगली बार ट्रंप सरकार का नारा तकरीबन 5 साल पहले अमेरिका की धरती से लगाया था, उस नारे और का जो अर्थ था, उस नारे के पीछे की जो परिस्थितियां थी, और सियासत का जो हनीमून पीरियड अमेरिका के रिपब्लिकन खेमे के साथ भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व का बना था, क्या वो हनीमून पीरियड अब खत्म हो चुका है? क्योंकि अमेरिका में जो हालात है, दक्षिणपंथी जमात की जो भी सरकारें दुनिया में है, उनके खिलाफ जो माहौल बन रहा है, और उस माहौल में वैसे व्यवसाय पर ही टैरिफ ज्यादा क्यों लगाया गया, जरा इसे समझने की कोशिश करें। जिस व्यवसाय में टैरिफ लगाया गया उसमें आंध्र प्रदेश का ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्या इसके कोई सियासी मायने हैं? क्या सोचकर अमेरिका ने लगाया, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन याद रखिए, सत्ता के करीबी गोदी सेठ के ऊपर जो अमेरिका में मुकदमा दायर हुआ, वारंट जारी किए गए, गिरफ्तारी की बातें हो रही है वहां पर, वो मामला भी आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। और चंद्रबाबू नायडू ने यदि सत्ता के गोदी सेठ को कोई लीवरेज देने की कोशिश की तो उनको अपना खामियाजा और ज्यादा टैरिफ के रूप में भुगतना पड़ सकता है, और उनके वोटर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये कोशिशें तो नहीं हो रही है कि नायडू को अलग किया जाए सरकार से। दुनिया की राजनीति में दखल रखने वाले लोग ये जानते हैं कि किस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया में ओपिनियन मेकिंग, पूरी दुनिया में सत्ता बनाने और बिगाड़ने के खेल में अपनी भूमिका निभाता रहा है। और जब अमेरिका की सत्ता से ज्यादा नागरिक समाज के बीच इसकी चिंता हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिस्थितियां कहां जा रही है। तूफान का जिक्र तो राहुल गांधी ने कर दिया। अभी 2 दिन पहले पटना में भी शेयर मार्केट के धड़ाम होने की बात राहुल गांधी ने कही थी, स्टॉक मार्केट के टूटने की बात कही थी। लेकिन स्टॉक मार्केट चलता किस पर है? निवेशकों के भरोसे पर। भारत के स्टॉक मार्केट को निवेशकों के भरोसे के बूते पिछले दिनों से नहीं चलाया जा रहा था, बल्कि जो खबरें आ रही थी, शेयर मार्केट में बूम क्रिएट किया गया था ताकि निवेशकों का भरोसा बना रहे। हकीकत क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस अंदाज में मार्केट टूटा है, जिस अंदाज में मार्केट की परिस्थितियां बदली है, निवेशकों का भरोसा टूटा है, और इन सब से आगे जाकर आम जनता के पास जो कैश क्रंच की स्थिति भारत जैसे देश में खड़ी हुई है, स्वाभाविक है उस परिस्थिति में यदि निर्यात भी टूटता है तो निर्यात में फिशरीज के सहारे, एक्वेटिक फूड के सहारे और उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के सहारे जो तबका खड़ा है, वो तबका नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी की अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के हैं, 2 सांसद पवन कल्याण के हैं, 4 सांसद जो वक्फ बिल पर सरकार के खिलाफ वोट दे रहे थे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन जब मुद्दा आंध्र प्रदेश के वोटर्स का आ जाएगा तो क्या लगता है, अगर नायडू सरकार का साथ छोड़ करके चले जाएं तो क्या ये दोनों पार्टियां अपने वोटर्स की कीमत पर सरकार के साथ खड़ी हो पाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो हालात बन रहे हैं, उस हालात में चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी की गंभीरता का अंदाजा राहुल गांधी को भी है, चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी की गंभीरता का अंदाजा नीतीश कुमार को भी है, और सबसे ज्यादा किसी को है तो नरेंद्र मोदी को है।
सबसे ज्यादा किसी की के लिए स्थितियां विकट हो रही है तो नरेंद्र मोदी सरकार के अस्तित्व को लेकर के हो रही है कि आखिर कोई भी सहयोगी दल, चाहे नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, अपने वोटर्स को नाराज कर कब तक मोदी सरकार को टिकाए रखेंगे। वक्त संशोधन बिल के बाद आप देखिए क्या हालात बने हुए हैं। आरक्षण को हाईकोर्ट के द्वारा बढ़े हुए आरक्षण को क्वैश किए जाने के बाद बिहार में और क्या हालात बने हुए हैं। नीतीश कुमार के कोर वोटर उनसे छिटक रहे हैं, कब तक वो टिके रहेंगे। नीतीश कुमार की बात को छोड़ भी दे तो बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की है, जिन्हें अपने राज्य में सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार की तरह कोई बीजेपी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। वहां कोई गिव एंड टेक वाला रिलेशन बिहार के साथ नहीं है। उस परिस्थिति में नायडू कब तक टिके रहेंगे। आंध्र प्रदेश से जो खबरें आ रही है उन खबरों पर यकीन करें। बाजार में सी फूड पड़ा हुआ है, बाजार में झींगा पड़ा हुआ है। छोटे व्यवसायी से लेकर मछुआरे तक परेशान है कि ये करें तो क्या करें। इसका कीमतें गिर रही है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि जापान और थाईलैंड जैसे जो देश आंध्र प्रदेश से मछलियां और सी फूड खरीदते हैं, झींगा खरीदते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके अमेरिका को बेचते रहे हैं, वो भी अब नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उनके लिए भी अमेरिका को सामान बेचना मुश्किल हो रहा है। तो एक तरफ से सीधी बिक्री, दूसरी तरफ से इनडायरेक्ट जो बिक्री हो रही थी, इनडायरेक्ट जो एक्सपोर्ट हो रहा था, दोनों तरफ से जो मार पड़ रही है वो चंद्रबाबू नायडू के लिए अब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होना मुश्किल होता जा रहा है। देश के आम लोग टैरिफ की मार को जो भुगत रहे हैं वो अपनी जगह है। इस देश के अंदर की परिस्थितियां आज टैरिफ की वजह से लोगों को दिखाई दे रही है। लेकिन जरा याद कीजिए, डिमोनेटाइजेशन के वक्त जब मनमोहन सिंह ने कहा था, संसद के अंदर कहा था, राज्यसभा के अंदर कहा था, इकोनॉमी को 2% का हिट मिलेगा, 2% से ज्यादा का हिट मिला। और इस देश के आम आदमी, असंगठित क्षेत्र, जो सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता सेक्टर है, उन सब की कमर टूट गई थी। बची खुची कसर जीएसटी ने पूरी कर दी। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसको कोरोना के समय में लॉकडाउन की जो परिस्थितियां उत्पन्न की गई उससे पूरी हो गई। और इन सब से आगे बढ़कर के देखें तो अर्थव्यवस्था में मांग की जो स्थिति होती है, कैश की लिक्विडिटी यानी पैसों की जो आवक लोगों के पास होती है, वो सप्लाई और चेन जो रोजगार के साथ सीधा लिंक होकर जुड़ता दिखता है, वो एक साथ टूट गया। तो 5 किलो राशन पर टिकी रहने वाली अर्थव्यवस्था तो भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही बन गई थी। और वो अर्थव्यवस्था जब पहले बन गई थी तो उत्तर के राज्य तो 5 किलो राशन और हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर चलते हुए दिख सकते हैं। डिलिमिटेशन के साथ परिसीमन के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू पहले से ही कैच 22 सिचुएशन में, यानी एक विचित्र परिस्थिति में है, क्योंकि उनके सामने अपने राज्य के सेंटीमेंट और राज्य की दिल्ली में संसद में तय होने वाली ताकत को भी देखना है। तो वहां नरेंद्र मोदी सरकार के साथ उनका सीधा सीधा टकराव अवश्यम भावी दिखता है। वहीं अब तो जरूरत आम आदमी के पेट पर लात पड़ने जैसे हालात की हो गई कि अब उससे कैसे निपटे। अब 5 किलो राशन के सहारे लाखों करोड़ रुपए को, तकरीबन $2.5 बिलियन के एक्सपोर्ट व्यापार को कैसे बचाया जा सकता है। वो तबका और उसको वक्फ बोर्ड वाले समुदाय से अगर जोड़ करके देखें तो तकरीबन 25% की जो आबादी, ऐसी आबादी खड़ी हो जाती है जो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का साथ देने की वजह से चंद्रबाबू नायडू के विरोध में खड़ी किसी पार्टी को वोट दे सकती है और देने के हालात में जा सकती है। तो उस परिस्थिति में नायडू ने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी के राजनीतिक मायनों को यदि अंडरलाइन न करते हुए सीधे सीधे पढ़ने की कोशिश की जाए तो साफ जाहिर होता है कि ये एक अलार्मिंग बटन है। और जिस अलार्मिंग बटन को नायडू ने दबा दिया है उसके बाद एक तरफ गोदी सेठ पर अमेरिका में चल रहा मुकदमा और उसका आंध्र प्रदेश कनेक्शन, वहां भी राहत की उम्मीद कम हो रही है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के आम मतदाताओं का, आम वोटर्स का, आम नागरिकों का, चाहे वो अर्थतंत्र वाली बात मछुआरों और मार्केटिंग में लगे लोगों से, फूड प्रोसेसिंग में लगे लोगों की परिस्थितियों से जुड़ता है, तो दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर नायडू ने जो रिस्क उठाया उससे भी कहीं कहीं जुड़ रहा है। तो फिर ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी निपटेंगे कैसे? क्या इस मामले में ईडी और सीबीआई और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग से सत्ता को बचाया जा सकेगा? क्या चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में रखने का पुख्ता इंतजाम किया जा सकेगा? गुंजाइश नहीं दिखती है। लेकिन गुंजाइश तो एक चीज की दिखती है कि क्या इन तमाम परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी ही देश को मध्यावधि चुनाव में लेकर तो नहीं चले जाएंगे।
कई सारी परिस्थितियां एक साथ है। इंतजार कीजिए और देखिए कि राहुल गांधी ने जो अहमदाबाद से बातें कही है, उन बातों के बाद की परिस्थितियों में सत्ता के सहयोगी दलों और विपक्षी दलों के बीच जो भगदड़ की स्थिति है, वो भगदड़ क्या भाजपा शासित राज्यों की तरफ से भी उठेगी? भाजपा अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही क्योंकि उसे रबर स्टाम्प की प्रतीक्षा है और रबर स्टाम्प उसे अब मिल नहीं पा रहा। लेकिन सहयोगी दल रबर स्टाम्प की स्थिति में नहीं है। जनता भी अब उन्हें अपने मुद्दों को लेकर एक ऐसी परिस्थितियों के दबाव में ला रही है जिन परिस्थितियों में सीधी टकराहट राज्य की सत्ता की दिल्ली के साथ होती है कि आप इंतजाम करो, टैरिफ की मार से बचाने की कोशिशें आप करो, रास्ता आप निकालो, अन्यथा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। सियासत हमेशा समाधान ढूंढती है। सियासत तमाम संधियों और दुर्विसंधियों के बीच रास्ते खुद तलाशती है। लेकिन रास्तों की तलाश के बीच जब राष्ट्रीयता की बाउंड्री से बाहर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां विद्यमान हो जाए, तो उन परिस्थितियों पर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल कितना है, चंद्रबाबू नायडू का कंट्रोल कितना है और दोनों अपने वोटर को समझा पाने की स्थिति में है, ये बात गले नहीं उतरती क्योंकि वोटर्स को सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि जिस वक्त ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई सरकार जो दिल्ली में जिम्मेदार है, उसे बनाए रखने और टिकाए रखने में कहीं उनके राज्य के हुक्मरान तो अपना योगदान नहीं दे रहे हैं और उस योगदान की कीमत यदि वो दे रहे हैं, तो चुकाने के लिए भी तैयार रहने की स्थितियां हैं। यही परिस्थिति चंद्रबाबू नायडू के सामने है और नायडू ने अपनी व्यथा बयान की है। अगले कोर्स ऑफ एक्शन का इंतजार कीजिए कि ये मामला आगे जाकर कहां रुकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।